हेलो एवरीवन। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ज्योग्राफी। और जैसे मैंने बताया था, मॉडर्न हिस्ट्री पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ जो लूसेंट हम लोगों ने किया था उसके थ्रू खत्म किया था। बट ज्योग्राफी में हम लोग पहले थ्योरी देखेंगे एंड देन क्वेश्चन, थ्योरी एंड देन क्वेश्चन। ये हम लोग का फॉर्मेट चलने वाला है। एंड द फर्स्ट चैप्टर ऑफ टुडे इज सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल। पहले हम लोग यहाँ पे जानेंगे बेसिक्स, पहले थोड़ा सा अच्छे तरह से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ऐसे समझने की कोशिश करेंगे कि दोबारा समझना ना पड़े, दोबारा दिमाग से निकले ना। और साथ में उसके बाद मैं आपको हैंड रिटन नोट्स दूंगा और उनको कैसे याद करना, सारी चीज़ें हैंड रिटन नोट्स पे भी आएंगे। पहले ये जो मैंने पीपीटी आपको बनाई, आपके लिए बनाई है, ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ सारी चीज़ें, ताकि आप दोबारा कभी ना भूलें, वो पहले समझिए। उसके बाद हैंड रिटन नोट्स पे भी आएंगे और उसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट होगा। उसके बाद हम लोग एमसीक्यू करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है और अगर आप इस सीरीज़ को ऐसे ही कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले सीरीज़ को कंटिन्यू रखने में। राइट, तो चलिए पहला स्लाइड है आपका ये मिल्की वे गैलेक्सी। अब हम सोलर सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं, सौर मंडल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सौर मंडल है कहाँ पे हमारा? ये हमारी गैलेक्सी है, हमारा पूरा ये जितना ब्रह्मांड समझ सकते हो, उस ब्रह्मांड में कई सारी गैलेक्सियाँ हैं। ठीक है, कई सारी गैलेक्सी ऐसे समझो। ठीक, उसमें से हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी। कौन सी है? मिल्की वे गैलेक्सी। ये जो पूरा देख पा रहे हो अपनी स्क्रीन पे, ठीक है, इसे गोल गोल सा, ठीक है, गुबार सा, ये मिल्की वे गैलेक्सी है। और यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं ये, ठीक है, ये इसको ओरियंस पर नाम दिया गया, यहाँ से यहाँ तक का, जो हमें याद नहीं रखना है। और इस ओरियंस पर में छोटा सा जो आप देख पा रहे हो ना, ये हमारा सौर मंडल, जिसमें कि हमारे 8 ग्रह आते हैं। और उस 8 ग्रह में से हमारा एक ग्रह है, और उस एक ग्रह में से इतने सारे कॉन्टिनेंट्स हैं। उस कॉन्टिनेंट में एशिया है, उस एशिया में से इंडिया है, उस इंडिया में से आपका राज्य होगा, उसमें आपकी सिटी होगी, फिर उसमें आपका कस्बा होगा छोटा सा, आपका छोटा सा घर होगा। और आपको लगता है उसने फ़ोन नहीं उठाया और आपकी ज़िंदगी बदल गई। बताइए इतना कितना आप छोटे लेवल पे जी रहे हैं, आप खुद ही देख लीजिए, है कि नहीं। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे टोटल जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें है क्या। अब सर ये बना कैसे था हमारा सोलर सिस्टम? तो बना कुछ यूं माना जाता है, अब किसी ने देखा तो था नहीं बनते हुए, क्योंकि ये तकरीबन 4.5, ज़्यादा नहीं, 4.5 बिलियन ईयर्स अगो पहले बना था। ठीक है, आप समझ लो मिलियन में ही कितना होता है, मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, और ये 4.5 बिलियन ईयर्स अगो पहले बना होगा। और माना जाता है कैसे बना है, वैसे तो यहाँ पे ये टॉपिक नहीं डिस्कशन का, बट फिर भी जैसे कि गैस और धूल के गुबार जब कोलाइड किए तो ऐसा माना जाता है कि ये 8 के 8 जो प्लैनेट हैं निकल के आए। जब ये घूमना चालू किए तभी 8 प्लैनेट निकल के आए। ये 8 प्लैनेट, 8 ग्रह कौन कौन से हैं? मरकरी यानी बुध, वीनस यानी शुक्र, अर्थ यानी पृथ्वी, मार्स यानी मंगल, जुपिटर यानी बृहस्पति, सैटर्न यानी शनि, यूरेनस यानी अरुण और नेपच्यून यानी वरुण। तो ये 8 प्लैनेट हैं। पहले 9 प्लैनेट हुआ करते थे, लेकिन 2006 में एक IAU की बैठक हुई और जिसके तहत प्लूटो को अब प्लैनेट के लिस्ट से जो है बाहर कर दिया गया, क्योंकि कुछ कंडीशंस होती हैं प्लैनेट होने के लिए। जैसे कि अगर आपको किसी को प्लैनेट होना है, जैसे मान लो यहाँ कुछ घूम रहा है, उसको प्लैनेट होना है, तो उसके लिए कुछ कंडीशन होती हैं। जैसे कि वो सन का परिक्रमा लगा रहा हो और हर प्लैनेट का परिक्रमा लगा और रेवोल्यूशन कर रहा हो, वो नहीं फॉलो कर रहा था, इसलिए इसको प्लैनेट के लिए से ड्रॉप कर दिया गया। खैर, हम फोकस करेंगे इन 8 ग्रहों में, इन 8 प्लैनेट्स पे। क्लियर है? अब इन 8 प्लैनेट्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट कैटेगरी इज टेरेस्ट्रियल प्लैनेट एंड द अदर कैटेगरी इज जोवियन प्लैनेट। ऐसा क्या है कि यहाँ के प्लैनेट को, 4 प्लैनेट को टेरेस्ट्रियल बोल रहे हैं और यहाँ वालों को जोवियन बोल रहे हैं। इनको स्थलीय ग्रह बोला जाता है, स्थलीय ग्रह बोला जाता है इनको हिंदी में। ऐसा क्या है? ऐसा यहाँ पे ये है कि यहाँ पे इन 2 प्लैनेट के बीच में ये वाला जो प्लैनेट है ना, अभी तो मैंने आपको बताया ये मरकरी हो गया, ये वीनस हो गया, ये अर्थ हो गया, ये मार्स हो गया, ये जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, यूरेनस हो गया, नेपच्यून हो गया। इन 2 प्लैनेट के बीच में, कौन 2 प्लैनेट के बीच में? ये मार्स और ये जुपिटर। इन 2 प्लैनेट के बीच में ऐसे क्षुद्र ग्रह की बेल्ट है, एस्टेरॉइड बेल्ट इसको इंग्लिश में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्टेरॉइड बेल्ट बोलते हैं इंग्लिश में। और ये सब हैंडरिटन नोट्स में है, नोट करने की ज़रूरत नहीं, वो मैं आपको दूंगा PDF। ठीक है, तो ये आपका क्षुद्र ग्रह बेल्ट में ये है। और आपसे सवाल पूछता है ये एग्जाम में कि किन 2 ग्रहों के बीच में, तो अभी बता सकते हो ना, मार्स जुपिटर के बीच में। ठीक, तो अब क्यों हमने इनको डिवाइड किया 2 कैटेगरी में? सबसे पहला कैटेगरी हम टेरेस्ट्रियल लेते हैं। ठीक है, टेरेस्ट्रियल में आप समझ जाएंगे कि क्यों इनको हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बोल रहे हैं। ये 4 टेरेस्ट्रियल प्लैनेट हैं स्थलीय ग्रह। ये इनको इसलिए बोल रहे हैं स्थलीय क्योंकि ये रॉकी मटेरियल के बने हुए हैं, ऐसे पत्थर टाइप मटेरियल के बने हुए, हार्ड हैं बहुत। सरफेसेस इनकी सॉलिड है, क्योंकि रॉक है तो भाई सॉलिड तो होगा ना। द रॉक, ड्वेन जॉनसन, है ना। डोंट हैव रिंग्स, इनमें कोई रिंग्स नहीं होती। भी हम आगे देखेंगे वो जो प्लैनेट होते हैं ना, तुमने छल्ले देखे होंगे, ऐसे छल्ले इनमें नहीं होते हैं। ठीक है, ये छल्ले भी मैरिड नहीं है, तो इनको अभी छल्ला किसी ने पहनाया नहीं है। वेरी फ्यू मून्स, बहुत ही कम इनके चंद्रमा होते हैं। चंद्रमा को सैटेलाइट भी बोलते हैं कभी कभी, ठीक है, नेचुरल सैटेलाइट।
सैटेलाइट तुमने देखा होगा ना, उपग्रह छोड़े जा रहे हैं इसरो से, नासा से, वो उपग्रह क्या हैं, आदमी के द्वारा बनाए गए हैं, ठीक है। तो वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स में, लेकिन जैसे हमारा मून है, चंद्रमा, वो हमारा नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है। तो ये जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट होते हैं इनके बहुत कम मून्स होते हैं, यहाँ तक कि मरकरी वीनस का तो कोई मून ही नहीं है। लो, मरकरी वीनस जो है एकदम ही सिंगल है, यानी कि इनके पास एक भी मून नहीं है, और रिलेटिवली स्मॉल होते हैं। यानी कि रिलेटिवली स्मॉल का मतलब क्या है, ऐसे तो है नहीं तुम्हारे हाथ में लेकर खेलोगे इसको। रिलेटिवली का मतलब है इनके कंपैरिजन में, जो जोवियन वाले हैं, ठीक है, इनके कंपैरिजन में बहुत छोटे हैं। भले फिगर में छोटे ऑलमोस्ट बराबर ही दिख रहे हो, लेकिन एक्चुअल में टेरेस्ट्रियल छोटे होते हैं जोवियन से। क्लियर है। तो हमने टेरेस्ट्रियल जोवियन क्यों बोला, क्योंकि ये रॉक के बने होते हैं, सॉलिड होते हैं, बहुत कम मून होते हैं, रिंग्स नहीं होती हैं। इसका उल्टा जोवियन में होगा, हम आगे देखेंगे। लेकिन हम पहले एक एक करके जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है उनको खत्म करते हैं। सबसे पहले टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कौन सा है, मरकरी। इसके रिगार्डिंग क्या फैक्ट याद रखना है, सबसे छोटा ग्रह होता है और क्लोजेस्ट टू सन है ये, ठीक है। क्लोजेस्ट टू सन यानी सूर्य के सबसे जो नज़दीक ग्रह है वो यही है, सबसे छोटा है। ध्यान रखिएगा, सबसे सूर्य के नज़दीक है डजंट मीन कि ये सबसे हॉट प्लैनेट होगा, सबसे गर्म ग्रह नहीं है। अभी हम आगे देखेंगे वीनस यानी शुक्र सबसे गर्म ग्रह है, उसका कारण क्या है वो भी हम जानेंगे। शॉर्टेस्ट ऑर्बिट इन द सोलर सिस्टम, याद रखिएगा इसका सबसे छोटा ऑर्बिट होता है। ऑर्बिट क्या होता है, ऑर्बिट मतलब पाथ, पाथ मतलब रास्ता, जो घूमता नहीं, जैसे हमारा अर्थ सन के अराउंड घूमता है तो वैसे मरकरी भी घूमता है, यानी बुध भी घूमता है, लेकिन इसका ऑर्बिट सबसे छोटा है और ये बहुत कम दिन लेता है, तकरीबन 88 दिन में ही एक चक्कर पूरा कर देता है ये हमारे सन का। क्लियर है। अब अगले प्लैनेट पे आते हैं, वीनस। अब वीनस सबसे गर्म ग्रह है, बहुत गर्म है, मरकरी से भी ज़्यादा। कारण इसका ये है कि जैसे कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो ये हीट को ट्रैप कर लेता है। इसको ऐसे समझो, दो लोग हैं, पर्सन ए है और पर्सन बी है, ठीक है। मान लेते हैं इसके पास इसका मंथली इनकम 20,000 रुपये है और बी का है 40,000 रुपये। तो क्या मैं ये बोल दूंगा क्या कि बी अमीर है ए से? नहीं, मैं बोल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि अमीरियत का डिसाइडर तो वो होगा, अमीरियत ऐसे डिसाइड होगी कि भाई किसके पास ज़्यादा पैसा है, और ज़्यादा पैसा उसके पास होगा जो ज़्यादा सेव करेगा। और ज़्यादा अगर मान लो कि ए जो है सेव करता है 15,000 रुपये और ये भाई 20 सब उड़ा देता है और बचते हैं इसके पास 5,000 रुपये, तो कौन अमीर हुआ? ए अमीर हुआ ना, क्योंकि इसके पास पैसा ज़्यादा है। उसी तरह ही हमारा ये मरकरी और वीनस का भी सिस्टम चलता है। मरकरी सबसे नज़दीक है, सबसे ज़्यादा हीट आती है, लेकिन उसको ट्रैप नहीं कर पाता है, पकड़ नहीं पाता है। और यहाँ पे CO2 की मात्रा बहुत ज़्यादा है वीनस में, और CO2 की खासियत होती है ट्रैप कर लेता है। तभी तो हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रोको। और ग्रीन हाउस गैस के लिए जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कि ग्लोबल वार्मिंग कम होनी चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग जहाँ इसका मतलब होता है हमारे अर्थ का, हमारे प्लैनेट का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। तो वो इंक्रीज़ क्यों हो रहा है? क्योंकि उसमें ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा बढ़ रही है, और उनमें से एक ग्रीन हाउस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। इन ग्रीन हाउस गैसेस की खासियत ये होती है कि ये हीट को ट्रैप कर लेते हैं, ठीक है। ये भी मैं आपको एक कॉन्सेप्ट है पूरा पढ़ाऊंगा कि इनकमिंग सोलर रेडिएशन, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, वो कॉन्सेप्ट आगे हम देखेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना समझिए, ठीक। तो वीनस और मरकरी में कोई मून नहीं होता, ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। इनका कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। क्लियर। और अभी और सारे फैक्ट हैं जो आपके नोट्स में एडेड हैं, वो हम अभी आगे देखेंगे। जैसे इसको पृथ्वी की बहन बोलते हैं, ट्विन सिस्टर ऑफ बोलते हैं, सांझ का तारा, भोर का तारा, नहीं मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार बोलते हैं इसको। क्यों? क्योंकि ये मॉर्निंग में हमें दिखता है, इवनिंग में भी हमें ये दिखता है, इसलिए मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार बोलते हैं। पृथ्वी की बहन बोलते हैं बिकॉज ऑलमोस्ट सिमिलर है साइज़ में, अर्थ के साइज़ के सिमिलर है। और एक चीज़, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा अभी क्योंकि हमारा अगला प्लैनेट अर्थ है, तो एक सवाल आएगा कि अर्थ के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? मरकरी है कि वीनस है? बुध है कि शुक्र है? याद रखना। अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ ये स्लाइड तुम्हें दिखाता हूँ। देखो, तुम्हें लगेगा अर्थ के नज़दीक तो यार वीनस होगा या मार्स होगा, इन्हीं दोनों में से कोई होगा, लेकिन उत्तर मरकरी है। बिल्कुल उत्तर इसका मरकरी है। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के अराउंड घूमते हैं ऐसे, तो एक ऐसा पॉइंट आता है जब मरकरी अर्थ के सबसे नज़दीक होता है। उतना नज़दीक ना तो वीनस आ पाता है और ना ही मार्स आ पाता है। तो अगर ऐसा बोले कि क्लोजेस्ट पॉइंट बात करें, मरकरी सबसे लंबे समय तक पास में वीनस रहता है, लेकिन एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे अर्थ के नज़दीक सबसे कोई प्लेनेट पहुँचता है तो वो मरकरी है, बुध है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, ठीक। अब आते हैं अर्थ में। अर्थ एकमात्र ऐसा प्लेनेट है पूरे सोलर सिस्टम में विच इज़ हैबिटेबल। हैबिटेबल का मतलब होता है जहाँ पे रहा जा सकता है, जहाँ पे जीवन संभव है, ठीक। तो अर्थ के बारे में, और अर्थ को हम जानते हैं ब्लू प्लैनेट के नाम से। किस नाम से जानते हैं? ब्लू प्लैनेट। क्लियर है। इसमें हमें इतना याद रखना है। और इसका एक नेचुरल सैटेलाइट है, दैट इज़ मून, ठीक है। इसका एक
नेचुरल सैटेलाइट है, आपको जानते हो, चंद्रमा है, मून जो इसके अराउंड रिवॉल्व करता है, और इसमें नोट्स में एडेड है इसके रिगार्डिंग एक्स्ट्रा फैक्ट्स। अब आते हैं अगले प्लैनेट पे, दैट इज़ द लास्ट टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, और वो है मार्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं मंगल ग्रह। मंगल ग्रह में बोला जाता है, हो सकता है कि 3.7 बिलियन ईयर साल पहले इसमें लाइफ होगी, यहाँ पे भी इंसान वगैरह कुछ रहते होंगे, ऐसा माना जाता है। और क्यों? क्योंकि वहाँ पे पानी था। अब हमारे यहाँ पे क्यों, अर्थ में क्यों जीवन पॉसिबल है? बिकॉज इसका तकरीबन 70% अगर हम देखें तो पानी है, इसी वजह से यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। लेकिन मार्स में अब हमारे जो इलॉन मस्क भैया हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मार्स को भी हैबिटेबल बनाया जाए, वहाँ पे भी अब घर बसाए जाएँ, ठीक है। तो मार्स के बारे में ये याद रखना है कि इसको, अभी तो यार ये तुम्हें दिख रहा है कि यहाँ पे ऐसे सफ़ेद सफ़ेद है, लेकिन सफ़ेद नहीं, लाल है। सफ़ेद इसलिए बिकॉज ये दिखाने के लिए कि इसमें कभी हो सकता है पानी रहा हो, ठीक है, ऐसे बर्फ़ रही हो, पानी रही हो, लेकिन ये एक्चुअल में रेड है। और रेड क्यों है? रेड इसलिए है बिकॉज इसमें आयरन ऑक्साइड है, ठीक है, आयरन ऑक्साइड, आयरन है यहाँ की सॉइल में, इसलिए ये लाल है, और इसीलिए इसको रेड प्लैनेट के नाम से जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक पहाड़ है जिसका बोलते हैं निक्स ओलंपिया, और ये सबसे ऊंचा पहाड़ है पूरे हमारे सोलर सिस्टम का, ठीक है, हमारे हिमालय से भी बहुत ऊंचा है ये। और इसकी 2 सैटेलाइट हैं, जैसे हमारी एक सैटेलाइट है ना नेचुरल मून, इसके 2 हैं, फोबोस एंड डीमोस, ये इसकी 2 नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। बस अगले क्वेश्चन पे, अब अगले क्वेश्चन पे नहीं, मतलब अगले स्लाइड पे आते हैं, और ये अगला स्लाइड है रिगार्डिंग दी जोवियन प्लैनेट। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट हमारे खत्म हो गए, अब आते हैं जोवियन पे। जोवियन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? इनके मल्टीपल मून्स होते हैं, बहुत सारे चंद्रमा होते हैं इनके, बहुत सारी सैटेलाइट्स होती हैं, नो सॉलिड सरफेस, इनका सॉलिड सरफेस नहीं होता है, ये एक्चुअली गैस के बने होते हैं, गैस या फिर बर्फ़ के बने होते हैं, सॉलिड सरफेस नहीं होता है। ये रिंग सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, रिंग देखने को मिलती है, देख सकते हो इसमें रिंग है, इसमें भी रिंग है, थोड़ा बहुत इनमें भी रिंग होती हैं, जो बहुत क्लियरली विजिबल नहीं होती। सबसे बहुत तगड़े से जो रिंग्स विजिबल होती हैं वो सैटर्न में विजिबल होती हैं। इमेंस इन साइज़, बहुत बड़े होते हैं, साइज़ बहुत बड़े होते हैं टेरेस्ट्रियल के कंपैरिजन में। तो चलिए एक एक करके अब यहाँ पे देखते हैं जोवियन प्लैनेट टेरेस्ट्रियल से कैसे अलग है, वो हमने समझ लिया। अब आते हैं एक पहला जो सबसे प्लैनेट है जोवियन कैटेगरी में, जुपिटर, ठीक है। और एक चीज़ कि ये जो हमारे जोवियन हैं इनको हम 2 कैटेगरी में फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। जुपिटर और सैटर्न को गैस जाइंट्स बोल सकते हैं बिकॉज गैस के बने हैं, और यूरेनस और नेपच्यून को, यानी अरुण और वरुण को आइस जाइंट्स बोल सकते हैं बिकॉज ये बर्फ़ के बने हुए हैं और बहुत ठंडे हैं। बर्फ़ क्यों हैं? बहुत ठंडे हैं। बहुत ठंडे क्यों हैं? क्योंकि सूर्य से सबसे दूर में है, इसलिए। सबसे पहला प्लैनेट है यहाँ पे हमारा जुपिटर। जुपिटर के रिगार्डिंग आपको क्या क्या याद रखना है? ये प्लैनेट जो हमारा लार्जेस्ट है सोलर सिस्टम में, सबसे बड़ा है, ठीक है। इसकी एक सैटेलाइट है जो कि सबसे बड़ी है, सबसे लार्जेस्ट सैटेलाइट है इसके पास, और उस लार्जेस्ट सैटेलाइट का नाम क्या है? उसका नाम है गैनीमेड, ठीक है, गैनीमेड उसका नाम है। और याद रखिएगा पहले ये रिकॉर्ड था कि इसके पास सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ सैटेलाइट है, लेकिन वो रिकॉर्ड अभी सैटर्न के पास जा चुका है। तो ये याद रखना कि सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे लार्जेस्ट सैटेलाइट इसके पास है गैनीमेड, और इसके टोटल नंबर चंद्रमा या फिर सैटेलाइट बोल लो तो 79 है, लेकिन इससे ज़्यादा 82 है हमारे सैटर्न के पास। ये कौन सा है? सैटर्न, जिसको हम बोलते हैं शनि, और उसको बोलते हैं बृहस्पति, किसको? जुपिटर को, ठीक है। तो ये शनि ग्रह है, क्लियर है। इसमें 82 सैटेलाइट है, और इसमें याद रखना ये सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है, ठीक है, सबसे बड़ा दूसरे नंबर का ग्रह सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है, और इसमें जो है मोस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट है, सबसे ज़्यादा सैटेलाइट है, मोस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट। इसमें जो रिंग्स है ना, रिंग्स यार देखो, जो जोवियन प्लैनेट है ऑलमोस्ट सब में रिंग्स हैं, लेकिन इसकी सबसे क्लियरली विजिबल होती हैं। मेन ये है कि इसकी रिंग्स जो हैं बनी किसकी हुई हैं? तो ये डस्ट, आइस, रॉक, इन सब की बनी हुई है, ठीक है, चट्टान और धूल, मिट्टी और ये बर्फ़, इन सब की जो है ये जो रिंग्स हैं सैटर्न की वो बनी हुई है, क्लियर है। अगले पे आते हैं, एंड अगला प्लैनेट है हमारा यूरेनस, जिसको बोलते हैं अरुण। इसके रिगार्डिंग हमें याद रखना है कि इसको हम कभी कभी ग्रीन प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं, ग्रीन प्लैनेट, ठीक है। थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट है, थर्ड लार्जेस्ट है, और ये चीज़ याद रखना, इट रोटेट्स ऑन इट्स साइड्स, ये साइड में रोटेट करता है, ये सीधा नहीं है, देख रहे हो, मतलब ये इसको, ये ऐसे समझ लो, ये इसका ऊपर है और ये इसका नीचे है, टेढ़ा है, ठीक है, और ये अपने साइड में रोटेट करता है, ये ऐसे 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 करके साइड्स में रोटेट करता है, इसीलिए इस प्लैनेट को बोलते हैं रोलिंग प्लैनेट। क्या बोलते हैं? रोलिंग प्लैनेट के नाम से इसको जानते हैं। और यहाँ पे मैं एक ऑर्डर लिख देता हूँ, पूरा जो प्लैनेट्स हैं हमारे उनका ऑर्डर यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, ठीक है, आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मैंने बताया था जो जोवियन प्लैनेट हैं वो बड़े होते हैं टेरेस्ट्रियल के, तो ठीक है। तो सबसे पहले जुपिटर आएगा, फिर आपका सैटर्न आएगा, फिर यूरेनस आएगा, फिर नेपच्यून आएगा। तो कैसे याद रखोगे? जे सन, ठीक है, जे सन करके याद रख लो। इसके बाद क्या आएगा? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट हमारा सबसे बड़ा, टेरेस्ट्रियल में सबसे बड़ा हमारा अर्थ ही है, ठीक है। इसके बाद वीनस है, इसके बाद मार्स है, और इसके बाद मरकरी है, सबसे छोटा है, ठीक है, मरकरी, क्लियर। याद कैसे रखोगे? जे सन और ईवीएम,
मरकरी, जे सन और ईवीएम मरकरी, ऐसे करके याद रखना इसको, ठीक है। तो ये थर्ड लार्जेस्ट हमारा कौन सा है, यूरेनस, रोलिंग प्लैनेट के नाम से जाना जाता है, ग्रीन प्लैनेट। आखिरी आते हैं एंड दैट इज़ नेपच्यून, ठीक है। नेपच्यून सबसे दूर है, ठीक है, सन से, फारदेस्ट फ्रॉम द सन, फारदेस्ट फ्रॉम द सन, और ये एक आइसी जायंट है, आइस जायंट है। आइस जायंट हमारा यूरेनस भी है, याद रखना, ठीक है। ये एक आइस जायंट है और सबसे दूर है, क्लियर है, और सबसे आखिरी प्लैनेट है। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद हमारा क्यूपर बेल्ट। अभी मैंने बताया था ये हमारे ऐसे 4 प्लैनेट हैं, इसके बाद एस्टेरॉइड बेल्ट है, ठीक है, और इसके बाद जोवियन प्लैनेट चालू होते हैं, 4 यहाँ पे प्लैनेट हैं। इन प्लैनेट के बाद ये जो बेल्ट है उसको बोलते हैं क्यूपर बेल्ट। तो अगर कोई पूछे तुमसे क्यूपर बेल्ट क्या होता है, तो क्यूपर बेल्ट वो बेल्ट है जो बियॉन्ड 8 प्लैनेट्स हैं, और हमारा जो प्लूटो है बेचारा अकेले होने के बाद इसी क्यूपर में घूम रहा है अकेले, ठीक है, मतलब अकेले नहीं, और भी बहुत सारे छोटे छोटे प्लैनेट हैं जिनको हम ड्वार्फ प्लैनेट बोलते हैं। ड्वार्फ मतलब बहुत जो छोटे होते हैं उनको ड्वार्फ प्लैनेट बोलते हैं, जो इस क्यूपर बेल्ट में रिवॉल्व कर रहे हैं। ये खत्म होता है हमारा पूरा सब कुछ, और अब हम हैंड रिटन नोट्स पे आते हैं। तो चलिए अब हैंड रिटन नोट्स को एक एक करके यहाँ पे जो लिखा हुआ सारी चीज़ें देखते हैं। तो सौर मंडल में, ठीक है, सबसे पहले हमारा सूर्य। सूर्य एक तारा है, याद रखना, सन इज अ स्टार, बिल्कुल। और सूर्य पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा है, ठीक है। अगर आपसे पूछे क्लोजेस्ट स्टार टू अर्थ, तो आंसर सन होगा, सूर्य। अल्फा सेंचुरी नहीं होगा, अल्फा सेंचुरी है, लेकिन सूर्य के बाद अगर ये बोले कि सूर्य के बाद सबसे नज़दीकी तारा कौन है पृथ्वी के, तो अल्फा सेंचुरी आंसर होगा। वैसे सूर्य है, सूर्य एक तारा है। इसका केंद्र का ताप 10⁶ केल्विन है, बहुत रटने की ज़रूरत नहीं, बस थोड़ा सा देख लो, ठीक है। और सतह का तापमान इतना है। और सूर्य की याद रखना, जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, सन की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोरोना, ठीक है। और एक क्वेश्चन मैं आपसे लास्ट में भी पूछूंगा, देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कितने लोग दे पाएंगे, वो लास्ट में पूछूंगा, पहले मुझे कंप्लीट करवा लेने दीजिए। सूर्य से नाभिकीय संलयन द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है। याद रखना, जो सन होता है अपनी एनर्जी को न्यूक्लियर फ्यूजन के थ्रू जनरेट करता है। कैसे, न्यूक्लियर फ्यूजन। और इसमें 2 प्रमुख गैसेज मिलती हैं हमें, एक तो है हाइड्रोजन और दूसरी है हीलियम। हाइड्रोजन हीलियम 2 प्रमुख गैसेज हैं, और हाइड्रोजन ज़्यादा मात्रा में हीलियम के कंपैरिजन में। आप देख सकते हैं हाइड्रोजन 71 है और हीलियम 26.5 है, बाकी अन्य 2.5 है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक 8 मिनट 16 सेकंड में पहुंचता है। इंपॉर्टेंट है ये चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा कि सूर्य का प्रकाश, ये एक बार ऐसे सवाल पूछा गया था एसएससी में कि अगर सूर्य से प्रकाश चलना बंद कर दे, ठीक है, सूर्य एकदम प्रकाश देना बंद कर दे, तो कितनी देर तक हमारी पृथ्वी पे उजाला रहेगा। तो उत्तर क्या होगा, 8 मिनट 16 सेकंड। क्यों, क्योंकि जैसे सूरज है ये, ठीक है, बंद हो गया, तो यहाँ से जो 8 मिनट 16 सेकंड पहले जो रोशनी निकली होगी यहाँ से, वो पहुँचेगी ना 8 मिनट 16 सेकंड बाद, तो 8 मिनट 16 सेकंड तक उजाला रहेगा, यानी कि घुमा फिरा के सूर्य की जो रोशनी है, सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी तक 8 मिनट 16 सेकंड में पहुँचता है। पृथ्वी से दूरी कितनी है, इतनी दूरी है 14.96 करोड़ किलोमीटर। लेकिन बहुत ज़्यादा ये फैक्ट आपको ये रटने की ज़रूरत नहीं है, ये वाला रटने की ज़रूरत है, सूर्य का प्रकाश वाला ये नहीं। सूर्य के प्रकाश की चाल वही जो नॉर्मल प्रकाश की चाल होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपको नहीं याद करना है। सूर्य की आयु तकरीबन 5 बिलियन ईयर्स अगो है, 5 बिलियन साल है। सूर्य के सबसे निकटतम तारा, याद रखिए, सूर्य के सबसे निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। पृथ्वी के सबसे नज़दीकी तारा खुद कौन सा है, सूरज है, और उसके बाद अल्फा सेंचुरी, और सूर्य के सबसे निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, ठीक है। और याद रखना है आपको ये चीज़ कि जो सन होते हैं और जो स्टार होते हैं, स्टार, ठीक है, सन भी एक स्टार है, वो अपनी लाइट खुद बनाते हैं, ठीक है, लाइट खुद बनाते हैं वो। लेकिन जो हमारा चंद्रमा होता है, मून होता है, वो अपनी लाइट खुद नहीं बनाता है। इसीलिए जो स्टार्स होते हैं उनको हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। और जो भी जैसे मून है, ये नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। क्यों, इसका खुद का कोई प्रकाश नहीं होता, चमकता इसलिए है क्योंकि जो ये तारे होते हैं ना, ये अपनी, या फिर जो हमारा सूर्य है, वो उसका जो लाइट होता है उसको रिफ्लेक्ट करता है मून, ठीक। ग्रह की बात करें, क्योंकि देखो स्टार में क्या, कभी आपने सुना है किसी स्टार में किसी स्पेस शिप को लैंड करवा दिया गया, किसी रॉकेट को लैंड कभी सुना है आपने? नहीं। क्यों, क्योंकि वो इतना गर्म होते हैं, उनको खुद का लाइट होता है। मून पे तो हम लोग भी, इंडिया भी करवा चुका है, ठीक है, चंद्रयान आपको पता है, ठीक। अब यहाँ पे ग्रहों की बात हुई है कि 8 ग्रह हैं, और ये सारा कुछ हम अब देख चुके हैं। ये नोट से आपको देखना है, जो हमारे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट होते हैं ना, टेरेस्ट्रियल मैंने बताया था स्थलीय ग्रह, इनको
आंतरिक ग्रह वो बोलते हैं, इंटीरियर बोलते हैं, इंटीरियर भी बोलते हैं, और इन वालों को एक्सटीरियर बाह्य ग्रह भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो एस्टेरॉयड बेल्ट देख रहे हैं उसके अंदर है इसलिए इंटीरियर, और इसके ये बाहर है तो इनको एक्सटीरियर बाह्य ग्रह। ठीक है, 4 इनके बारे में सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है जो हम लोग अभी देख चुके हैं। ठीक है, जो वीनस है उसके रिगार्डिंग एक फैक्ट और याद रखना आपको, सबसे चमकीला ग्रह है, सबसे चमकीला, सबसे गर्म क्यों है अभी बताया, CO2 बहुत है एटमॉस्फेयर में उसके, और सबसे चमकीला यानी कि इट इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट। ठीक है, इट इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट। शुक्र ग्रह पूर्व से पश्चिम दिशा में सूर्य की ओर परिक्रमा करता है, ये भी एक फैक्ट है, ध्यान रखना। जितने भी प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में सारे वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं, वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, यानी कि पश्चिम से पूर्व। लेकिन 2 ऐसे प्लैनेट हैं जो ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं, ईस्ट टू वेस्ट यानी कि पूर्व से पश्चिम, और 2 प्लैनेट हैं वीनस एंड यूरेनस। ठीक है, दोनों की नसें जो हैं बाहर निकल रही हैं, तो वीनस और यूरेनस ये 2 ऐसे प्लैनेट हैं जो ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं। बाकी सारे प्लैनेट इंक्लूडिंग आवर अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं। ठीक है, इसे पृथ्वी की बहन बोलते हैं, ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ बोलते हैं। मैंने बताया क्यों, बिकॉज रिलेटिवली जो साइज़ है वो सेम है एज दैट ऑफ अर्थ। सांझ का तारा, भोर का तारा यानी इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार बोलते हैं। इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, 2 प्लैनेट जिनके कोई उपग्रह नहीं है, मरकरी एंड वीनस। अर्थ नीला ग्रह है। ठीक है, औसत घनत्व सबसे याद रखना, सबसे ज़्यादा घनत्व पृथ्वी का है। इट इज़ द डेंसेस्ट प्लैनेट, हाईएस्ट डेंसिटी होती है इसकी। ठीक है, डेंसेस्ट प्लैनेट सबसे ज़्यादा घनत्व होता है। और लोवेस्ट डेंसिटी किसकी होती है? लोवेस्ट डेंसिटी याद रखना, सबसे कम जो घनत्व होता है ये सैटर्न का होता है, शनि का होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी एक बार एसएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि अगर सभी ग्रहों को अगर हम पानी में डुबो दें तो कौन सा जो प्लैनेट है वो तैरता रहेगा। अभी अरे पॉसिबल तो है नहीं है कि भाई तुम प्लैनेट को निकाल के लाओगे और पानी में डुबोगे, लेकिन अगर मान लो कि डुबो देते हैं तो सैटर्न एक ऐसा प्लैनेट है जो तैरता रहेगा। क्यों? क्योंकि जितने भी प्लैनेट हैं हमारे सबकी डेंसिटी, सबका घनत्व तो पानी के घनत्व से जो कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है उससे ज़्यादा है डेंसिटी, लेकिन सैटर्न एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जिसकी डेंसिटी वाटर से कम होती है, इसलिए ये प्लैनेट जो है आपका तैरता रहेगा और बाकी सारे आपके डूब जाएंगे। ठीक है, बात करेंगे सूर्य के औसत दूरी, सूर्य से औसत दूरी तकरीबन 15 करोड़ किलोमीटर है। अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ये हम लोग अगले लेक्चर में किसी में देखेंगे डीप में कि 23.5 डिग्री जो हमारी अर्थ है वो अपनी एक्सिस से, ये उस अपनी एक्सिस से झुकी हुई है और अपने अक्ष से, ठीक है, यानी जो भी उस अपने पाथ पे जो उसका पाथ है जिस पे रिवॉल्व कर रही है अराउंड दी सन, तो उस पाथ से वो यानी अपने कक्षा से, अपनी ऑर्बिट से वो 66.5 डिग्री झुकी हुई है, फिर उतना कोण बनाती है, एंगल बनाती है। ठीक है, याद रखना, अगेन रिपीट, एक्सिस 23.5 डिग्री झुकी हुई है, एक्सिस से इतना डिग्री और एंगल बनाता है, और ऑर्बिट से 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री। क्लियर है? परिक्रमण काल, परिक्रमण मतलब कि इसको रेवोल्यूशन में कितना टाइम लगता है। रेवोल्यूशन किसके अराउंड करता है? सन के अराउंड। ठीक है, तकरीबन 364 1/4। इसका मतलब क्या आपको बता देता हूँ, तो जो इसका एग्जैक्ट टाइम है वो आप नोट कर लो, 365 दिन 5 घंटे या फिर 59 मिनट और वो 16 सेकंड है, तो आप इसको 6 घंटे लिख लो। ठीक है, और ये जो 6 घंटे हैं आप खुद ही देखो, 6 घंटे एक साल में, दूसरे साल में नहीं, 4 साल में 24 घंटे मिल जाएंगे, यानी 4 साल में एक एक्स्ट्रा दिन मिल जाएगा। इसी वजह से 4 साल में एक लीप ईयर होता है और फरवरी में एक एक्स्ट्रा दिन जोड़ देते हैं और 29 को कर देते हैं फरवरी का, है ना। परिभ्रमण काल, 24 घंटे, परिभ्रमण मतलब रोटेशन पीरियड इसका। ठीक है, घूर्णन भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये परिक्रमण और घूर्णन या फिर रोटेशन इंग्लिश में बोलते हैं, 24 घंटे। ठीक है, ये और किसके अराउंड घूमती? अपनी एक्सिस के अराउंड घूमती है। ठीक है, और ये रेवोल्यूशन अपने पाथ में करती है अराउंड दी सन। उपग्रह, इसका चंद्रमा हम देख चुके हैं। ठीक है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह, ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। पृथ्वी पर महत्वपूर्ण तथ्य, आकृति यानी इसका शेप क्या है? जियोइड शेप है। याद रखना, हमारी अर्थ पे पहले बहुत डिबेट चला कि इसका जो साइज, जो उसका शेप है वो स्फीयर है, किसी ने बोला। ठीक है, स्फीयर। ठीक है, किसी ने बोला कि अंडाकार शेप की, ये शेप, वो शेप, अंडा और लौकी, जाने ने क्या क्या शेप लोगों ने बोले, लेकिन फिर बाद में बोला कि इसका जियोइड शेप है। जियोइड एकमात्र ऐसा शेप है जो अर्थ का ही मतलब शेप है। समझ पा रहे मेरी भावनाओं को? आप मेरी भावनाओं को ऐसे समझो आप कि ऐसा करके कोई शेप है ही नहीं किसी चीज़ का, लेकिन अर्थ का क्योंकि एक यूनिक शेप है तो इसलिए यूनिक नाम दिया गया जियोइड शेप। एक्चुअल में अर्थ ऐसे करके, ऐसे, ठीक है, ऐसे नहीं है एकदम जो गोल गोल एकदम समझते एकदम इतना स्मूथ है एकदम। ठीक है, एकदम तुम बाइक लेके एकदम पूरी अर्थ में से घूम जाओगे ना, इतने स्मूथ नहीं है, ऐसे करके है हमारी अर्थ, ऐसे कहीं उभरी। क्यों? क्योंकि कहीं माउंटेन है, कहीं नदियाँ हैं, तो इसे ऊपर खाली है ना, तो उसको हम एवरेज लेके ऐसे गोल गोल एकदम ऐसे बना देते हैं।
इसका शेप होता है जियोइड। और जियोइड क्यों होता है? ये जो चीज़ होती है ये अर्थ में बड़ी होती है, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल डायमीटर या फिर इक्वेटोरियल सर्कम्फरेंस। ये बड़ा होता है इसके कंपैरिजन में, ठीक है। जल इसमें 71% होता है, स्थल यानी कि लैंड यानी वाटर इसमें 71% और लैंड 29%। अनुमानित आयु इसकी है तकरीबन 4.6 बिलियन ईयर्स अगो, और ये आपको याद नहीं रखना है। मंगल ग्रह पे आते हैं, लाल ग्रह बोलते हैं। सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया यही मिलेगा। फोबोस डिमोस इसके 2 उपग्रह हैं, और इसका जो है लाल कलर है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लॉ ऑक्साइड यानी कि आयरन ऑक्साइड। जुपिटर की बात करें सबसे बड़ा है, ठीक है। तारा व ग्रह दोनों के गुण पाए जाते हैं, इसमें स्वयं की रेडियो ऊर्जा है। सर्वाधिक उपग्रह वाला ये नहीं है, पहले हुआ करता था लेकिन अभी सैटर्न के पास ही जा चुका है, ठीक है। इसका एक सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन, नाम याद रखना टाइटन। गैनीमेड किसका बताया था? गैनीमेड जुपिटर का बताया था मैंने तुम्हें। गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह है, सबसे बड़ा सैटेलाइट है वो है जुपिटर का। लेकिन सबसे ज़्यादा किसके पास है? सैटर्न के पास। और सैटर्न में जिसके पास सबसे ज़्यादा उसमें सबसे बड़ा कौन है? टाइटन है सबसे बड़ा, ठीक है। अब आते हैं यूरेनस पे। खोज किसने की थी? याद रखने की ज़रूरत नहीं है। लेटा हुआ ग्रह है 180 डिग्री, तभी इसको रोलिंग प्लैनेट बोलते हैं, ठीक है। हरा यानी ग्रीन प्लैनेट है, ठीक है। नेपच्यून सबसे दूर है और इसके बुरे 8 है, सबसे ठंडा ग्रह भी है, ठीक है। अब आते हैं अपने मून पे, चंद्रमा पे, ठीक है। याद रखना चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 भाग है, यानी कि जो हमारी अर्थ पे ग्रेविटी है कितनी है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसका 1/6 है चंद्रमा में। इसीलिए वहाँ पे ग्रेविटी कम लगती है और इसी वजह से वहाँ पे जो भार है वो 1/6 हो जाता है। किसी का अगर भार यहाँ पे 60 है, ठीक है, 60 न्यूटन है, मान लेते हैं 60 न्यूटन, तो वहाँ पे उसका वेट होगा 10 न्यूटन मात्र। याद रखिए इस चीज़ को कि भार बदलता है, भार 1/6 हो जाता है मून पे जाने पे, लेकिन द्रव्यमान यानी कि मास सेम रहता है। अब मुझे क्यों इतना जोर दे के मैं बता रहा हूँ? बिकॉज CDS का भी आज ही मैंने लेक्चर लिया था, CDS और CAPF NDA का। उसमें मैंने क्वेश्चन रखा था अगर किसी की जो चंद्रमा पे किसी का भार पृथ्वी के कंपैरिजन में क्या द्रव्यमान की बात की थी, समान रहता है, 1/6 हो जाता है, तो सबको 1/6 याद है, तो 1/6 तुरंत मार दिए। लेकिन वहाँ पे मैंने द्रव्यमान पूछा था, मास चेंज नहीं होता है, चेंज क्या होता है? वेट ही क्यों चेंज होता है? भार क्यों चेंज होता है? बिकॉज भार यानी वेट बराबर मास इंटू ग्रेविटी होता है। ग्रेविटी 1/6 हो रही है इसलिए 1/6 हो रहा है, मास थोड़ी ना 1/6 हो रहा है, ठीक है। यानी द्रव्यमान 1/6 नहीं हो रहा है। चंद्रमा का अधिकतम कितना भाग देखा जा सकता है? 59%। इससे ज़्यादा हम पृथ्वी पे रह के चंद्रमा का कभी 60% या उससे ज़्यादा नहीं देख सकते हैं। उसका कारण ये है, उसका कारण भी कभी पूछ लेता कि क्यों सिर्फ हमें चंद्रमा की यानी कि मून की सिर्फ एक ही साइड दिखती है, दूसरी साइड क्यों नहीं दिखती है? उसका रीज़न ये है कि जो अर्थ का रेवोल्यूशन पीरियड है वो चंद्रमा के रेवोल्यूशन पीरियड के बराबर है, यानी कि उसका जो घूर्णन और परिक्रमण काल है वो दोनों ही समान होता है। यानी कि उसका रोटेशन तकरीबन 27.3 डेज लेता है अपनी एक्सिस में घूमने के लिए, और अर्थ के अराउंड घूमने के लिए भी 27.3 डेज ही तकरीबन लेता है। इसीलिए ही उसका एक साइड विजिबल है। जैसे कि रोटेशन का मतलब घूर्णन, जैसे कि हमारे पृथ्वी 24 घंटे लेती है, और परिक्रमण के लिए, रेवोल्यूशन के लिए 365 दिन। इसके लिए चंद्रमा के लिए दोनों बराबर है, यानी इसकी परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों ही अवधियाँ सेम है, और इसीलिए ही इसका एक ही साइड विजिबल है। चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं, कोई एटमॉस्फेयर नहीं, हमारी पृथ्वी में है, और उसको हम अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। चंद्रमा पर पहला कदम किसने रखा था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने। दूसरा कदम किसने रखा था ये आपको बताना है, ठीक है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर 1.3 सेकेंड में पहुंचता है। उसका देखो याद करो कितना 8 मिनट से भी ज़्यादा ले रहा था, और ये 1.3 सेकेंड पहुंच रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत पास में है ना चंद्रमा से पृथ्वी की, और इसका प्रकाश खुद का नहीं है, ध्यान रखना। ये किसका है? सूरज का प्रकाश है। चंद्रमा से पृथ्वी की अधिकतम दूरी ये है, और इसकी न्यूनतम दूरी, यानी कि एक कंडीशन आती है जब सबसे दूर होता है और एक कंडीशन होती है जब सबसे पास में होता है। इसको बोलते हैं एपोजी, ठीक है। एपोजी इंग्लिश में बोलते हैं, और इसको बोलते हैं पेरीजी। अपभू और उपभू, मतलब कि ये एपोजी एक ऐसी कंडीशन है जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे दूर होता है, और पेरीजी एक ऐसी कंडीशन है जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है। पी से पेरीजी और पी से पास। खत्म हो गया लेक्चर, बाय बाय, ठीक है। बाय बाय से मतलब है कि जो आपका लेक्चर है पूरी तरह से खत्म हो चुका है। आप कोई भी आप MCQ बनाओ, इस पर आराम से बन जाएगा आपसे, ठीक है। और आपको अगर मज़ा आया है तो सेशन को लाइक ज़रूर करिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ PDF कहाँ से डाउनलोड करना, लेकिन शेयर ज़रूर करेंगे आप लेक्चर को, ठीक है, जो भी आपके फ्रेंड्स आपके साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको फर्दर वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलते रहे। और SSC MTS की टेस्ट सीरीज़ रिलीज़ हो चुकी है, आ चुकी है परमार अकेडमी ऐप में, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। 15 मॉक टेस्ट हैं फुल लेंथ, एक फ्री है सभी के लिए। और अब यहाँ पे बताता हूँ PDF कहाँ से डाउनलोड करेंगे। PDF आप परमार
एसएससी का जो टेलीग्राम है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।